हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ज्ञान प्लस चैनल में। दोस्तों, हमने हिंदी में आपको अलंकार में, जैसे कि हमने अलंकार का 2 पार्ट शब्दार्था, इसमें हमने आपको शब्दालंकार पढ़ाया, अर्थालंकार पढ़ाया। लेकिन हमारे जो अर्थालंकार में है, अर्थालंकार में हमने आपको पहले 5 पार्ट पढ़ा चुके हैं। जो इसमें 9 अलंकार जो आपके मुख्य रूप से हैं, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, उसमें आपके अर्थालंकार में देखा जाए तो वहाँ से आपको केवल 9 अलंकार पढ़ने हैं। तो बहुत सारे, लेकिन हम यहाँ पे 9 ही अलंकार पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम में, मतलब कि जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पे हमने आपको 5 पार्ट पढ़ा चुका है। आज हम बात करते हैं छठे पार्ट की। छठे पार्ट में हम आपको बताएंगे कौन सा अलंकार है। यहाँ पे छठा आपका आता है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है मित्रों, कौन सा अलंकार? भ्रांतिमान। ठीक है दोस्तों, भ्रांतिमान। अब ये भ्रांतिमान में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम आपको कहें, जैसे कि अब मतलब व्याकरण की भाषा में कहें तो उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, तब आपको थोड़ा समझने में भी कठिनाई होगी। तो इस वजह से हम आपको सरल भाषा में अगर कहें, जहाँ पर आपको भ्रम उत्पन्न होता है, जहाँ पे आप को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भ्रम सा, मतलब कि आप भ्रमित हो जाते हैं या आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें है क्या, तो उस जहाँ पे आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो। ठीक है मित्रों, यहाँ से हम सीधा सीधा आसान भाषा में आपको समझा सकते हैं कि जहाँ पर भ्रम की स्थिति ठीक है दोस्तों, जहां पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, वही है आपका क्या है, भ्रांतिमान। अब यहां से अगर इस चीजों से आप समझेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन या कभी आप इसको भूल नहीं पाएंगे। अब अगर हर अलंकार में वही उपमेय उपमान की स्थिति या ऐसा कुछ आप जब वर्ड यूज करेंगे, तब आप हर अलंकार में कंफ्यूज होते रहेंगे और आप वहां से पकड़ नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हमने आपको आसान भाषा में ये चीज बताया है कि जिस काव्य में या जिस रचना में आपको भ्रम उत्पन्न हो, जहां से आप भ्रमित हो या कंफ्यूजन आपको हो, वही आपका क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। एग्जाम्पल आपको देंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में, चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे मुख के पीछे पीछे दौड़ा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एग्जाम्पल पहले हम। के ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे मुख के पीछे पीछे दौड़ा, मुख के पीछे पीछे दौड़ा। अब चंद्र समझकर, ठीक है, चकोर किसके, मुख के पीछे। अब इसमें एक नायिका को बताया जा रहा है, जो लेखक कह रहा है, एक नायिका का मुख देखने के बाद चकोर को क्या समझ में आया, चकोर ये समझा कि उसका मतलब कि चंद्र समझ गया, चंद्रमा को समझ गया कि ये चंद्रमा है। चकोर ने एक नायिका के मुख को देखा और चंद्रमा समझकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा, मतलब उसके पीछे भागने लगा कि हम चंद्रमा को पा जाएं। जैसे चकोर पक्षी होता है, चांदनी रात में चंद्रमा की तरफ उड़ान भरता है, तो वही चकोर पक्षी एक नायिका के सुंदर मुख को देखते हुए चंद्रमा समझकर उसके पीछे पीछे भागने लगा। अब ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नाक का मोती अधर की क्रांति से, एक एग्जाम्पल ये भी है, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दांडिम का समझ भ्रांति से। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक नायिका के नाक की मोती और होंठ की लाली को एक तोता, जो है तोता, एक
आप जानते हैं तोता या सुग्गा भी कहते हैं उसको। तोता जो है वो एक नायिका के नाक की मोती और होंठ की लाली को क्या समझ बैठा, दांडिम बीज मतलब अनार का फल समझ के, मतलब वो भ्रम से उसको क्या समझ गया कि ये अनार के फल के जो लाल लाल दाने होते हैं वो हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, चकोर को भ्रम हुआ, उधर तोते को भ्रम हुआ। तो यही है भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ पे आपको भ्रम की स्थिति मिलेगी। यहाँ पे आप जहाँ पे आप भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो या आप जिस भी काव्य में भ्रम की स्थिति देखें वहाँ पे आपका क्या कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे भ्रांतिमान होता है। अब बात आती है आपके अगले में, अगला अलंकार जो आपका है मित्रों वो है संदेह। अब यहाँ पे भ्रांति और संदेह में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए हम अब संदेह पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद डिफरेंस समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है, संदेह का मतलब आप समझ सकते हैं कि संदेह होना, जहां पर संदेह हम दोस्तों इस तरह आसान भाषा में क्यों बताते हैं, क्योंकि हमारा मतलब ये नहीं है कि हम आपको अच्छे अच्छे वर्ड दें, अच्छे अच्छे व्याकरण शब्द यूज करें और आपको पता लगा कुछ समझ में ही नहीं आया। ऐसा नहीं है, आप समझ सकते हैं लेकिन आप एक बार पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, क्योंकि वर्ड बहुत अलग अलग हैं, उपमेय में उपमान की ऐसे ऐसे, तो उसको तो आप बुक से पढ़ ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जब आसान भाषा में चीज़ें बताई जाती हैं तो ये आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और आप जब भी चाहें इसको उसी तरह आप पेश कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर संदेह उत्पन्न हो वहाँ पे कौन सा है, वहाँ पे संदेह अलंकार है। आपने जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करें, अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, इस वजह से हम आपको देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पे भ्रम ये उत्पन्न, ये मतलब संदेह हो रहा है कि सारी मतलब साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, मतलब सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप कंफ्यूज मतलब कि कंफ्यूज नहीं, संदेह हो रहा है कि इसमें कौन किसमें है, यहाँ पे ये संदेह उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साफ साफ भ्रम उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे संदेह हो रहा है और यहाँ पे भ्रम हो रहा है। इसी में अक्सर चीजें गलत होती हैं, इसलिए इसका डिफरेंट बहुत एकदम डीपली समझिए, एकदम अच्छे से समझिए, तभी आप यहाँ से भ्रांतिमान और संदेह में फर्क कर पाएंगे। भ्रांतिमान में क्या होता है, आपको भ्रम होगा, जैसे कि चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे मुख के पीछे पीछे दौड़ा, मतलब नायिका के मुख को चंद्रमा समझकर चकोर पक्षी जो है उसके पीछे पीछे भागने लगा, उसको पाने के लिए दौड़ने लगा। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, जहां पर संदेह उत्पन्न, मतलब कि वहां पे संदेह है, तुमको क्लियर नहीं हो कि ये वही है। जैसे यहाँ पे क्या था कि ये मतलब कि इसको भ्रम था, लेकिन वो चीज हम जानते हैं कि इसको भ्रम था, लेकिन चकोर को तो नहीं पता कि हमको भ्रम हो रहा है। जब उसने उसके पीछे पीछे, वो तो पूरी तरीके से एकदम कंफर्म था कि ये वही चंद्रमा ही है, तो जब पीछे पीछे उसके दौड़ा, उसके पास पहुंचा होगा तो उसको पता चला होगा ये तो नायिका का या जिसका भी ये तो चेहरा है। लेकिन पहले इसको संदेह नहीं था, पहले इसको क्लियर था, ये चकोर पक्षी क्लियर था कि हम जहां जा रहे हैं अपने सही लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। लेकिन यहां तो आपको पहले से ही पता चल रहा है कि आप संदेह में हैं कि यहाँ सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है। यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संदेह और भ्रांतिमान में अंतर क्या है। अब इसके बाद चलते हैं असंगति। आपका जो अगला है वो कौन सा अलंकार है, असंगति। ठीक है दोस्तों, असंगति में देखेंगे आप कि वहां पे थोड़ा अलग सा मैटर बनता है। हम अभी आपको बताते हैं कि असंगति में क्या होता है।
असंगति अलंकार में क्या होता है? असंगति में मतलब ये होता है कि कहीं और की बातें, मतलब कहीं हो कुछ कहीं और रहा है और उसका फर्क जो है कहीं और पड़ रहा है, असर उसका कहीं और पे पड़ रहा है। मतलब ये कह दें कि बारिश यहाँ हो रही है, लोग भीग अपने घर में रहे हैं, मतलब हवा यहाँ चल रही है, एक बता दिया जाए कि हवा मुंबई में चल रही है और पेड़ गिर रहे हैं अहमदाबाद में, ठीक है, तो मतलब क्रिया कहीं और हो रही है और उसका असर कहीं और पड़ रहा है। तो यही है असंगति, मतलब जिसका कोई संगति ना हो। असंगति का मतलब है, संगति मतलब साथ, असंगति मतलब अलग अलग, जिसका कोई कट गया। असंगति में यही होता है कि कहीं और रहा है और उसका असर कहीं और पड़ रहा है। जैसे कि हमने बताया कि बारिश हो रही है, मान लीजिए प्रयागराज में बारिश हो रही है और भीग कहाँ रहे लोग? भीगना मतलब भीग रहे हैं लोग दिल्ली में या कहीं और पे। यही चीज का मतलब जिसका कोई संगति ना होना। संगत के मतलब होता है साथ होना, असंगति के मतलब अलग अलग होना। मतलब क्रिया यहाँ पे हो रही है, उसका असर कहीं और पे पड़ रहा है। तो आप सिंपल सी भाषा में यही कह सकते हैं कि जहां पर मतलब जहां पर कहीं का काम कहीं और होना, कहीं का काम मतलब कहीं काम हो रहा है और उसका असर कहीं और पड़ना। तो यही चीजें हैं कि असंगति में जो होता है, इसको थोड़ा अलग से एग्जाम्पल के तरीके से हम समझते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के। ठीक है मित्रों, रघुवर के। अब यहां पे क्या समझ में आ रहा है? मतलब हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, इसका मतलब यह है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, मतलब इसका मतलब यह है कि यह वर्णन जो है, जब लक्ष्मण जी को बाण लगता है तो उनको जिससे जो पीड़ा होती है वो यहाँ पे वही जो है दर्शाया गया है, मतलब कि कवि के माध्यम से, कि हृदय घाव मेरे, कहना क्या चाह रहा है ये समझिए कि हृदय मतलब कि घाव तो लक्ष्मण जी को लगा है, लेकिन जो है मतलब चीज बताया जा रहा है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, मतलब लक्ष्मण जी को घाव लगा है और दर्द किसको हो रहा है? मतलब कि राम जी को। ऐसा हो सकता है दोस्तों कि घाव हमें लगे दर्द आपको हो? तो ऐसा नहीं होता। मतलब कि यही कवि की कल्पना है, यही कवि की रचना है, यही वो कहना चाहता है इस असंगति में, यही कि मतलब बारिश यहाँ हो रही है, भीग कोई अपने घर में रहा है, मतलब हवाएं यहाँ चल रही है, पेड़ कहीं और गिर रहा है जहां हवा का कोई नामो निशान नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन कवि की कल्पना है। आप तो ये जानते ही हैं कि कवि के कलम में इतनी ताकत होती है कि वो धरती को आसमान से मिला दे और आसमान को धरती से, लेकिन रियल में ऐसा कभी होने वाला नहीं है, केवल वो कवि ही कर सकता है। गागर में सागर भरने का काम कवि का होता है, हमारा और आपका तो फिलहाल देखेंगे जब हम लोग भी उस स्तर पे पहुंचेंगे तब वही चीज है। असंगति का मतलब आप यही समझिए कि कहीं का कार्य कहीं होना। ठीक है मित्रों, यही चीज है असंगति में। तो अब आपको इसमें आइडेंटिटी या पहचान देने की क्या जरूरत है, आप खुद ही समझ रहे हैं कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कहीं और का कहीं और होना, कहीं और का कहीं, मतलब कि कार्य कहीं और का और उसका असर कहीं और पड़ना, तब यही है असंगति। अब इसके बाद एक अलंकार आपका जो बचता है मानवीकरण। मतलब मोस्टली तो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही 8 से ज्यादा बनते हैं, लेकिन अब कभी कभी मानवीकरण से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं। चूंकि पहले नहीं आते थे, लेकिन अब मानवीकरण का भी क्वेश्चन बन रहा है। तो यहां से मानवीकरण देख लेते हैं। मानवीकरण में क्या होता है मित्रों? मानवीकरण से आपको पता ही चल रहा है मानवीकरण का मतलब क्या है। मानवीकरण का मतलब है कि मानव प्रतिक्रिया। आप ऐसे समझिए, मानवीकरण का मतलब होता है कि मानव प्रतिक्रिया, मतलब ऐसा अलंकार जिसमें आपको कोई भी चीज को, सजीव हो या निर्जीव हो, उसको किस तरीके से पेश कर देना, एकदम
मानव जैसी प्रवृत्तियों में पेश करना। समझ रहे हैं आप? जैसे किसी भी चीज को मानव जैसा बताना, यहां पे आप कर सकते हैं मानव जैसा बताना। यही है दोस्तों कौन सा मानवीय। मतलब यहां पे क्या होता है, यह इस अलंकार में किसी भी क्रिया को, कोई मान लीजिए फूल है, पत्ती है, पेड़ है, पौधा है, या कोई भी चीज है, वो जब क्रिया करेगा, वो जब इस अलंकार में साइलेंट होगा, इस अलंकार में आएगा, तब उसमें क्या है, मानव जैसे क्रियाएं उसमें होंगी। तब अब जैसे कि एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं कि ये एग्जाम्पल कैसे आता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, मतलब फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, मतलब ये तो ठीक है, आदमी तो हंसता है, बाकी और आपने कभी फूल को हंसते देखा है? नहीं देखा। लेकिन ये है कि जब फूल हिलता है या इधर उधर जब हिलता है, तब यही लोग कहते हैं कि फूल मुस्कुरा रहा है। अब ये थोड़ी ना कहेंगे कि, हाँ कहते हैं कि फूल हवा से हिलता है, लेकिन लोग फूल को इतना अच्छा और पवित्र मानते हैं कि उसकी वर्णन अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर कर देते हैं। ठीक है, तो वही चीज है फूल हंसा ठीक है दोस्तों, फूल हंसा कलियां मुस्कुराई, मतलब फूल हंस रहा है और कलियां जो है मुस्कुरा रही हैं। मैं और एग्जाम्पल में हम आपको देखें, जैसे कि मेघ आए बड़े बंठन के, मतलब मेघ आए बड़े बंठन के समर के। तो इसमें क्या होता है, बंठन के कौन आता है? हम जैसे आप किसी शादी में गए, अच्छे से सज संवर के जाते हैं, किसी पार्टी में गए, कॉलेज गए, कोचिंग गए, तो मतलब अच्छे से अपना मेंटेन होके जाते हैं। तब मेघ का कोई कभी बन समर ठन, मतलब ठन बन या समर के आता है? नहीं आता। वो तो इकट्ठा पानी किया, जहां मन पड़ा वहीं बरस गया। लेकिन कल्पना क्या किया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। तो यहाँ पे क्या, कैसी प्रवृत्तियां लग रही हैं? मानव जैसे प्रवृत्तियां दिख रही हैं। मतलब फूल हंसा, मुस्कुराई, कलियां, तो मतलब ये सब प्रवृत्ति किसकी है? मानव की है। तो मानव जैसी प्रवृत्तियां, जहां पे आपको मानव जैसी, जिस काव्य में भी मानव जैसी प्रवृत्तियों का आभास हो, या आपको ऐसा लगे कि इसमें मानव जैसी प्रवृत्तियां विद्यमान है, तब आप वहां पे कौन सा अलंकार बताएंगे? मानवीकरण। ठीक है दोस्तों, तब यहां से आपका अलंकार का चैप्टर होता है क्लोज, और आप अलंकार अच्छे से पढ़िए। यहाँ से आपको हमने शब्दा और अर्थां में, शब्दा में भी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, अर्थां में भी बताया, शब्दा में आपको जैसे कि शब्द के माध्यम से, अर्थां में आपको अर्थ के माध्यम से, यहाँ से आपके। अब एक अलंकार आपका जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया होगा कि इसमें शब्दा, अर्था और एक उभया होता है। उभया से दोस्तों क्वेश्चन बनते नहीं, आपको पढ़ने में उसमें कुछ खास है भी नहीं। आपको पढ़ने के लिए वो ठीक है, हम उसके लिए वीडियो बना देंगे। लेकिन बात यह है कि शब्दा से क्वेश्चन आते हैं, अर्था से क्वेश्चन आते हैं, उभया से खास उभया से नहीं आते। लेकिन उभया का जो है वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों यहीं तक आप देखिए, और रही उभया की बात तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।